वाले हैं यहाँ वो भाषा जो हमारे देश की शान है। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय हम देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं, पहले हम उनको देखेंगे जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये छोटे-छोटे प्रश्नों के माध्यम से इनको पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शब्दों पर ही बात करते हैं। यहाँ शब्द लिखा है हिंदी, आगे लिखा है भाषा और आगे लिखा हुआ है व्याकरण। अब सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है, हिंदी शब्द किन लोगों की देन मानी जाती है और इसका नाम हिंदी क्यों पड़ा है। तो दोस्तों, देखते हैं ये हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द की हम बात करेंगे सबसे पहले कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है। हिंदी शब्द प्राचीन समय की हम बात करें तो ये अपना भारत देश हो गया। अब मित्रों, एक बार यहाँ देखिए लिखा हुआ है हिंदी, ये अपना देश हो गया भारत। अब भारत देश की हम बात करते हैं तो मित्रों, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। कौन सी नदी का दोस्तों? सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। और जैसे ही अरबी फारसी लोग अपने देश में आए तो वो अरबी फारसी लोग इस से का उच्चारण है से करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अरबी फारसी लोग है को, अपना जो स है इसको है बोलते थे और इसी से ये सिंधु से शब्द हो गया दोस्तों हिंदू। शब्द कौन सा हुआ? हिंदू शब्द हुआ। और आगे हम चलते हैं तो जब हम वर्णों को पढ़ेंगे वहां पर ये जो ध धनुष वाला है ये महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। अब यहाँ आगे चलकर इस महाप्राण ध्वनि को अलप प्राण में बदल दिया गया और शब्द बन गया दोस्तों यहाँ पर ये हिंदू। फिर आगे हम चलें तो ये हिंदू है, इसमें ऊ की मात्रा हटाकर और इसमें फारसी प्रत्यय जोड़ दिया, इक प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर मित्रों ये शब्द आगे जाकर हिंदिक बन गया। क्या बन गया मित्रों? हिंदिक। फिर अरबी फारसी लोगों ने ये ग्रहण किया कि ये जो हिंदिक शब्द है, ये हिंदिक शब्द हम किसके लिए प्रयोग करें, कि जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए हिंदिक शब्द प्रयोग करें या फिर यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं उसके लिए हम हिंदिक शब्द प्रयोग करें। फिर उनमें सर्वमान्य तथ्य रखा गया कि ये जो शब्द है हिंदिक, हिंदिक जो शब्द है ये यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। मित्रों, आगे इस हिंदी शब्द के विकास क्रम में इस कै का कर दिया गया लोप और शब्द बच गया कौन सा? हिंदी। ऐसे मित्रों ये अपने शब्द पड़ा हुआ हिंदी और हिंदी से ही बना हुआ है हिंदू और हिंदुस्तान। तो यहां ये जो हिंदी शब्द है ये किन लोगों की देन मानी जाती है? तो यहां पर उत्तर आएगा दोस्तों फारसी। कई बार ये प्रश्न भी बन जाता है और पूछा जाता है कि बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा मित्रों? फारसी रहने वाला है। अब वहां विभिन्न प्रकार के विकल्प आते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, फारसी का है, संस्कृत का है। तो यहां किस भाषा का शब्द बन जाएगा? फारसी भाषा का शब्द बन जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलें तो यहां पर प्रश्न बन गया और इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, शब्द माना जाता है। तो मित्रों यहां पर आए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। ये इसका उत्तर रहने वाला है। फिर मित्रों आगे हम बढ़े कि जो हिंदी भाषा है ये हिंदी भाषा कहां से आई है, इसका विकास क्रम कैसा विकास क्रम रहा
और किस क्रम से इसका नाम हिंदी भाषा पड़ा है। तो ये हिंदी भाषा की जो जननी मानी जाती है, प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा मानी जाती है दोस्तों? संस्कृत भाषा मानी जाती है, मानी जाती है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा जो है, ये हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है दोस्तों? फारसी भाषा का। यहां 3 प्रश्न अपने लिए बन सकते हैं। हम केवल हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं, फिर आगे चले हम तो हमने हिंदी भाषा की बात की है कि हिंदी भाषा कहां से निकल कर आई है। तो इसकी जननी जो रहने वाली है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा रहने वाली है। फिर इसी कड़ी में हम आगे चलें तो यहां पर दोस्तों प्रश्न ये भी बन सकता है कि का विकास हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहां पर इसका उत्तर रहने वाला है अपभ्रंश। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने वहीं जो बिंदु हमने शुरू किया था। हिंदी फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है और हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अब ये विकास कैसे हुआ है वो भी हम देखेंगे और यहां पर जो लिखा हुआ है यहां शब्द, इसको भी हम पहचानने वाले हैं। तो मित्रों हिंदी शब्द हो गया फारसी भाषा का। फिर चलते हैं आगे हिंदी भाषा। अब यहां पर जो भाषा शब्द है ये क्या है? भाषा शब्द दोस्तों संस्कृत के भाष शब्द से बना है। संस्कृत के किससे बना है? भाष शब्द से बना है। और यहां पर भाष शब्द का अर्थ होता है प्रकट करना, विचार प्रकट करना। क्या विचार प्रकट करना? तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा विचार प्रकट करना। भावों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। तो यहां ये सामान्य सी बात होगी भाषा। फिर चलते हैं दोस्तों व्याकरण। व्याकरण में हिंदी भाषा के लिए जो नियम बने हैं, हिंदी भाषा के लिए क्या बने हैं? नियम। और वो नियम कहां पढ़ने वाले हैं? हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में हिंदी भाषा के सभी नियम हम पढ़ने वाले हैं और वहां विस्तार से हम जानने वाले हैं कि यहां पर ये व्याकरण कैसे बनी है और यहां से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। अब मित्रों हिंदी भाषा में हम चलें तो यहां पर हिंदी भाषा का हम देख लेते हैं विकास क्रम। विकास क्रम देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। विकास क्रम को हम जान लेते हैं। सबसे प्राचीन जो भाषा थी उसको हम, सबसे प्राचीन भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी दोस्तों। वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत दोस्तों? वैदिक संस्कृत। वैदिक के बाद में यहां पर ये लोगों में आ गई, लौकिक संस्कृत हो गई। कौन सी हो गई? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद में हम चले आगे तो यहां पर दोस्तों पाली भाषा हो गई। और पाली भाषा के बाद में हम आगे चलें इसी क्रम में प्राकृत हो गई। प्राकृत के बाद में हम चलें तो यहां पर ये अपभ्रंश हुई और अपभ्रंश से निकल कर आई है दोस्तों क्या? हिंदी निकल कर आई है। ऐसे ये हिंदी भाषा का विकास क्रम माना जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों हिंदी भाषा का विकास क्रम कौन सा हो गया? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, क्योंकि वेदों में प्रयोग की जाती थी इस वजह से इसको वैदिक संस्कृत कहा। और फिर ये लोगों में आ गई लौकिक संस्कृत। फिर इसी भाषा विकास क्रम में नाम आगे पड़ गया पाली। पाली के बाद में विकास क्रम में प्राकृत। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में क्या दोस्तों? हिंदी। अब ये अपभ्रंश है, ये हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि अपनी हिंदी भाषा की ये विकासी भाषा है। जब हिंदी भाषा का सबसे छोटा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वर्ण, और वर्णों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किनको दोस्तों? स्वरों को। और स्वरों की संख्या वहां पर मानी जाती है मित्रों कितनी? 11। और इन 11 स्वरों में से 8 स्वर हमने कहां से ग्रहण किए हैं? अपभ्रंश भाषा से किए हैं। इसी कारण यहां पर हिंदी भाषा की जो विकासी भाषा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? अपभ्रंश मानी जाती है। ऐसे हम
उस विकास क्रम में पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की हम बात करें तो यहाँ हिंदी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा होता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही हम ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण को क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं। अब यहां हम चलें, वर्णों से भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने होते हैं। यहां प्रश्न बनता है मूल वर्ण, और मूल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 44। और हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण, तो यहां पर इनकी संख्या रहने वाली है कितनी? 52 रहने वाली है। तो क्रमशः हम वर्णों को पढ़ने वाले हैं, और वर्णों में कई बार संख्यात्मक प्रश्न बन जाता है कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो उनका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 44 रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वर्णों में हम पढ़ते हैं एक श्रेणी जिसको स्वर कहते हैं, और दूसरी श्रेणी जिसको व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन। स्वरों की संख्या मूलतः 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या मूलतः कितनी होती है? 33 होती है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो संख्या यहाँ कितनी आएगी? 44 आएगी। इसके अलावा कुछ अन्य वर्णों को भी पढ़ेंगे जो हिंदी में कुल वर्णों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। सभी वो हम विस्तार से जब मूलतः वर्ण पढ़ेंगे वहां पर ये आने वाले हैं। चलिए मित्रों आगे आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले वर्ण, और वर्ण की जान लो आप परिभाषा की। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की ऐसी इकाई जिसके हम यहां पर टुकड़े नहीं कर सकते, या अंतिम बिंदु। भाषा का जो अंतिम इकाई होती है, अंतिम इकाई, उसको हम वर्ण कहते हैं। यहां पर देखिए, अंतिम, भाषा की अंतिम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। और यहां पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब इसमें एक तो आता है क्या? स्वर आता है, और एक क्या आता है दोस्तों? व्यंजन आता है। अब देखो, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हम माइंड को बिल्कुल ऐसे फ्री करके पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ हमें कुछ अच्छा उपलब्ध होगा, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको यहाँ हिंदी समझाने वाले हैं, जिसमें शब्दों का ही महत्व है। हिंदी में किसका महत्व है दोस्तों? शब्दों का महत्व है। और हिंदी में तो एक एक वर्ण का महत्व होता है, मात्रा का महत्व होता है। और वो मात्राएं यहां पर अगर आप सीख गए हैं तो आप हिंदी भाषा से आगे कभी डरने वाले नहीं हो। यहां बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक शब्द खोलकर बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि वास्तव में हिंदी ये होती है, जो अपनी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। तो यहां केवल वर्णों का फेर है। देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है लिखा हुआ, मान लो ये लिखा है बद्री। बद्री लिखा है शब्द, मान लो आ जाइए आपके सामने, बद्री शब्द लिखा हुआ है। यहां शब्द लिखा हुआ है, देखो, बद्री प्रसाद। देखो क्या है, हिंदी भाषा आपको समझा रहे हैं। बद्री प्रसाद लिखा है दोस्तों। हिंदी में बिंदी का महत्व होता है, और बिंदी अगर आप पहचान गए हो तो हिंदी आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आने वाली है। यहां दोस्तों देखो, लगा देंगे बिंदी, बिंदी लगा देंगे तो बद्री प्रसाद का क्या हो गया? देखिए, बद्री प्रसाद रहने वाला है। ऐसे बिल्कुल यहां पर बिंदी का ही महत्व है। तो हम केवल सबसे पहले हिंदी में शब्दों को जोड़ना और उनको तोड़ना सीख जाएंगे, तो अपने वाक्य भी समझ में आ जाएंगे, शब्द भी समझ में आ जाएंगे, और सभी शब्द जो विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हम पढ़ रहे हैं वर्ण, और वर्ण से ही अपने शब्द समझ में आएंगे। शब्द से बनेगा, फिर आगे चलेंगे, वाक्य बनेगा। तो यहां एक बार फिर आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है वर्ण, और वर्ण से बनता है दोस्तों क्या? शब्द बनता है, और शब्द से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। और यही हिंदी की पूरी व्याकरण रहने वाली है। ये 3 टॉपिक हैं हिंदी में, वर्ण, शब्द और वाक्य। और इन 3 शब्दों पर ही पूरी की पूरी व्याकरण है, निर्भर है। वर्ण से आगे हम बात करें तो वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, ध्वनि। और यहां पर वर्ण से ही बनता है क्या दोस्तों, अक्षर बनने वाला है। तो एक बार हम यहां पर ये सामान्य सा परिचय जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है, और इन्हीं से व्याकरण कैसे बनती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए वर्ण, वर्ण जैसे मान लो कि क आ गया, ये आधा है, ये वर्ण है, और सभी स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये वर्ण है। लेकिन इस क को अगर हम पूरा लिख देंगे ऐसे, तो ये दोस्तों रहने वाला है क्या, अक्षर रहने वाला है। इस वर्ण को ही हमने किस में बदल दिया है, अक्षर में। तो वर्ण क्या है, अंतिम टुकड़ा होता है उसको वर्ण कहते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है मान लो ये ए, ये ए, सभी स्वर जो पढ़ेंगे हम, वो सभी स्वर किसमें रहने वाले हैं, वर्णों में रहते हैं, और सभी स्वर अक्षरों में भी रहते हैं। सभी स्वर कहां रहते हैं, अक्षरों में। मतलब जो वर्ण पूरा लिखा हुआ है उसको हम अक्षर कहेंगे। ये इसमें डिफरेंट है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, अगर आधा लिखा है तो वर्ण है, और अगर पूरा लिखा है तो वर्ण के साथ में क्या है, अक्षर है। ऐसे बनते हैं अक्षर। जैसे क आधा तो पूरा ये अक्षर में चला जाएगा, ए लिखा है तो ये अक्षर में भी रहने वाला है। कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि यहां पर शब्द लिखा है मान लो कक्षा, वर्ण या अक्षरों के समूह से क्या बन गया, ये शब्द बन गया, कक्षा लिखा है। अब बताइए यहां पर कक्षा जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं, तो इसमें 2 अक्षर रहने वाले हैं। कितने पूरे बने हैं, 2। तो जहां पर जितने पूरे बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो यहां पर ये एक अक्षर हो गया और ये कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर रहने वाले हैं। तो ऐसे वर्णों के समूह से क्या बनता है दोस्तों, वर्णों के समूह से अक्षर बनता है, और अक्षर या वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द को देखिए यहां पर लिखा हुआ है, शब्द को अगर व्यवस्थित क्रम से हम लिख देते हैं तो वह क्या बन जाता है मित्रों, वाक्य बन जाता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है राम घर गया, अब ये बन गया है दोस्तों क्या, वाक्य बन गया है। राम भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, और गया भी एक शब्द है। अपने आप में अगर इनको हम अकेले को लिखते हैं तो वहां पर ये शब्द रहने वाले हैं। लेकिन अगर इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर दें, शब्दों को देखिए यहां पर, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर, वाक्य में प्रयोग करने पर, पद कहा जाता है, पद कहा जाता है। मतलब सीधा सा यह है कि शब्द को ही क्या कहते हैं दोस्तों, पद कहते हैं। अब यहां पर राम आपसे पूछ लिया जाए कि यहां राम क्या है, तो यहां पर ये राम शब्द नहीं रहने वाला है, ये राम रहने वाला है पद। अर्थात ये पद हो गया, घर भी क्या हो गया, पद हो गया, गया भी क्या लिखा हुआ है, ये भी पद हो गया। तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि शब्द को ही क्या कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। कब कहते हैं, जब किस में प्रयोग कर दिया जाए, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। ये दोस्तों कर्ता पद है, ये कर्म पद है, और ये क्रिया पद है। तो यहां पर हम केवल वर्ण की पहचान की कि जो अपने आप में एक टुकड़ा है जो भाषा का सबसे छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा अगर दूसरे टुकड़े के साथ मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और अक्षर अगर दूसरे अक्षर के साथ मिल जाएं तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, शब्द कहने वाले हैं। और शब्द अगर व्यवस्थित क्रम से कहीं पर लिख दिया जाए, व्यवस्थित क्रम मतलब पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, व्यवस्थित क्रम से लिख दिया जाए तो वो क्या बनने वाला है, वाक्य बनने वाला है। अभी आपको बताया कि यहां पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो हो गया स्वर और दूसरा हो गया क्या, व्यंजन। ऐसे अभी बताया आपको। फिर वर्ण के बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, शब्द। और शब्द पर ही टिकी हुई है पूरी की पूरी व्याकरण। और शब्द के अलावा चलता है क्या, वाक्य चलता है। तो यहां पर शब्द को देखते हैं और शब्द पर कैसे टिकी हुई है व्याकरण। यहां आपके सामने लिख देते हैं, देखो शब्द। दोस्तों शब्द को हम देखें तो शब्द मूलतः ये 4 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। शब्द को कितने भागों में हमने बांट दिया, 4 भागों में। सबसे पहले हम बात करें तो उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद में हम चलें, व्युत्पत्ति आ जाता है, व्युत्पत्ति।
या व्युत्पत्ति को ही दोस्तों हम रचना भी कह सकते हैं। एक आ जाएगा यहां पर क्या, अर्थ, और एक आ जाएगा यहां पर दोस्तों क्या, रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन मतलब शब्द मूलतः हम देख सकते हैं कितने प्रकार के रहने वाले हैं। तो यहां पर शब्द रहने वाले हैं दोस्तों कितने, 4 प्रकार के रहने वाले हैं। और इन 4 में पूरी की पूरी व्याकरण समाहित है। इसी में पूरी की पूरी व्याकरण है। यही अपना सिलेबस है। यही अपना क्या रहने वाला है दोस्तों, सिलेबस रहने वाला है। देखिए, उत्पत्ति, जितने भी हिंदी में शब्द आएंगे, जितने भी हिंदी में क्या आएंगे शब्द, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ है, ये हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। फिर आगे हिंदी में जिनका भी हम प्रयोग करते हैं उनकी रचना कैसे हुई है, वो है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। फिर आगे हम चलें तो ये शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ये अर्थ के आधार पर किस प्रकार के शब्द रहने वाले हैं, अर्थात अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द रह सकते हैं। फिर चलें आगे रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, ये हम यहां पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम इसमें केवल सिलेबस को देख रहे हैं कि कौन कौन सा यहां पर टॉपिक बन सकता है। यहां पर दोस्तों एक शब्द आता है जिसको तत्सम कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। एक शब्द आता है जिसको तद्भव कहते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो एक शब्द जिसको देशज कहा जाता है, यहीं पर एक शब्द जिसको विदेशज कहते हैं, और यहां पर एक शब्द और ले सकते हैं जिसको हम संकर कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं दोस्तों, संकर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी में जितने भी शब्द हैं उनका जन्म कितने प्रकार से हो रहा है। जन्म मूलतः 4 प्रकार से होता है, लेकिन कितने प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो यहां पर उत्तर रहने वाला है क्या, 5। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो इनके अंतर्गत हमें देख सकते हैं। आगे हम देखें तो एक बार देखो यहां पर फिर से उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हो गए दोस्तों, 5। तत्सम, ये संस्कृत की तरह हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम होते हैं। ज्यों के त्यों प्रयोग हमने हिंदी में कर लिए, उन्हें तत्सम कहते हैं। फिर भाषा विकास के कारण कुछ शब्दों को हमने उनमें परिवर्तन ला दिया, थोड़ा उनको घुमा दिया है। तो बोलचाल की भाषा से जो हमने ग्रहण कर लिए हैं वहां पर हम बात करें तत्सम, संस्कृत से निकलकर, जैसे मान लो कि यहां पर शब्द लिखा हुआ है रात्रि, रात्रि लिखा है, और एक शब्द आ जाए दोस्तों रात। अब ये बदला हुआ प्रारूप है, ये तद्भव है, और संस्कृत की भांति ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तो ऐसे 2 प्रकार से तो ऐसे जन्म हुआ है हिंदी के शब्दों का। इनकी उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत भाषा है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत भी संस्कृत भाषा है, लेकिन ये ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं और ये थोड़े बहुत बदल गए हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। फिर आगे लिखा है देशज। ये शब्द देखिए दोस्तों, देश प्लस किससे बना है, जैसे, और जे का मतलब होता है जन्म, जन्म। इन शब्दों का जन्म कहां हुआ है, देश में हुआ है। तो जिन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ है, देश की बोलियों से जो शब्द हमने ग्रहण कर लिए हैं उनको क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। फिर चलते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है विदेशज। आगे यहां पर शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों, विदेशज आ जाएगा। तो यहां पर अगला जो शब्द रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, विदेशज। अब इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये शब्द भी विदेश प्लस किससे बना है, जैसे बना है, और जे का मतलब होता है क्या, जन्म होता है। कहां पर जन्म हुआ है शब्दों का, विदेश में। तो विदेशी शब्द जो अपनी भाषा में हमने ग्रहण कर लिए हैं उनको अलग करना अब संभव नहीं है। उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, विदेशज कह सकते हैं। जैसे जैसे बाहर से आक्रमणकारी आए और यहां रहने लग गए, अपनी भाषा का प्रभाव छोड़ गए, या फिर कुछ शब्द हमने स्वयं ने ग्रहण कर लिए दूसरे देश से, उनको हम विदेशज कहते हैं। संकर शब्द, 2 भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, संकर। तो जितने भी हिंदी में शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कितने प्रकार से हो गई दोस्तों, तो 5 प्रकार के शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं। जबकि उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई है, 4 प्रकार से। यहां पर देखिए संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों, संस्कृत से बनने वाले थोड़े परिवर्तित वाले, देश में जन्म लेने वाले देशज,
और विदेश में जन्म लिए जिन शब्दों ने उनको हमने ग्रहण कर लिया वो रहने वाले हैं क्या, यहां पर विदेशज रहने वाले हैं। तो एक तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, ये हो गए अपने 5 प्रकार के रहने वाले हैं। तो एक तो हम ये बड़े टॉपिक के अंतर्गत ले सकते हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। एक तो अपने व्याकरण का बड़ा टॉपिक हो गया कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे लिखा हुआ है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। अभी हमने पढ़ा देखो उत्पत्ति, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हमने पढ़ लिए, 5 प्रकार के। अब चलते हैं आगे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि संख्यात्मक कोई भी प्रश्न आ जाए और उसमें रचना लिखा हुआ है तो रचना, रचना, 3 इसमें वर्ण है, 3 अक्षर हैं, सॉरी 3 अक्षर हैं। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो इस रचना से हमें एक प्रश्न नहीं 2 प्रश्न याद हुए। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ऐसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। अब इनमें 3 कौन कौन से रहने वाले हैं, एक तो आ जाएंगे रूढ़ शब्द, एक आ जाएंगे यहां पर कौन से, यौगिक शब्द आ जाएंगे, यौगिक। ऐसे मान लो हम चलें आगे तो यहां पर आ जाएंगे कौन से, योग रूढ़ आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, योग रूढ़। ऐसे हम बात करें तो उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए हैं, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते उनको रूढ़ कहा जाता है, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो शब्द, अपने अंतिम अवस्था में लिखे हुए शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उनको हम आगे तोड़ नहीं सकते, विभाजन नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे आपके सामने रोटी शब्द लिखा है। अब ये नहीं कि रोटी को हम तोड़ देंगे सर, 2 रो का मतलब रोना हो जाएगा, टी का मतलब चाय हो जाएगा, ऐसे हम ग्रहण कर लें मान लो, नहीं, ये चाय और रोना से बना हुआ शब्द नहीं है। ये रोटी किससे बना है, तो ये बना तो रो और टी से है, लेकिन ये रोटी मूल शब्द है, इसको तोड़ नहीं सकते। आप कहें कि सर रो का मतलब रोना क्रिया हो गई और टी का मतलब चाय हो गई, नहीं दोस्तों, ये रोटी शब्द मूल है तो ये किस में रहेगा, हाँ रूढ़ में रहेगा। हाँ, रोटी के आगे लगा दें हम वाला, वाला लगा दें, रोटी वाला, तो किस में चला जाएगा, यौगिक में चला जाएगा, क्योंकि ये वाला के योग से बना हुआ है। अर्थात रोटी वाला जो शब्द है इसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, रोटी और वाला। चाय शब्द लिखा है, चाय रूढ़ शब्द है, और चाय वाला, या यहां पर चाय के आगे कोई भी हम लगा दें और उसमें टुकड़े करने पर उनका विभाजन हो जाए तो वो किस में चला जाएगा, यौगिक। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो एक तो ऐसे अपने हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। रचना के आधार पर पहला शब्द कौन सा हो गया, यहां पर रूढ़ रहा। इसी कड़ी में हम चलें आगे, तो यहां दोस्तों आगे की तरफ चलें। रचना के आधार पर हो गए कितने, इसमें रचना के आधार पर शब्द 3 हो गए, रूढ़। यौगिक कौन से होते हैं ये समझ लो। देखिए बाकी तो देखो हम सिलेबस वाइज पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बार केवल आपको ये प्रारूप बता रहे हैं कि शब्द क्या है। केवल शब्द पर ही व्याकरण चलती है और शब्दों पर ही टिकी हुई पूरी व्याकरण, क्योंकि वहां पर शब्द पढ़ते हैं कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, ऐसे क्रिया शब्द, ऐसे हम चले संधि, समास शब्द, तो सारे के सारे शब्द ही हैं। तो ये ही पूरी की पूरी व्याकरण इसके अंतर्गत शब्द में आ जाती है। देखिए आपके सामने लिखा यौगिक, यौगिक में हम चलेंगे तो ऐसे शब्द जो किसी ना किसी योग से बनते हैं, ऐसे शब्द जो किसी न किसी योग से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहा जाता है। अपने आप में यौगिक शब्द भी एक यौगिक है। कैसे बना है, देखिए यौगिक शब्द बना है दोस्तों योग प्लस इक से बना है, और ये सब हम पढ़ने वाले हैं वहां पर जहां ये इक जुड़ेगा, ये पढ़ते हैं, और जब जुड़ता है पढ़ते इक तो यहां इस वर्ण में वर्दी हो जाती है दोस्तों। वर्दी का मतलब सबसे बड़ा वर्ण आ जाता है, ओ की मात्रा लिखिए तो औ में बदल गया। तो ये भी अपने आप में यौगिक शब्द है, और किस योग से बना है, इक के योग से बना है। और इक क्या है दोस्तों, पढ़ते रहने वाला है। तो यहां पर यौगिक शब्द
मूलतः 4 प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात हिंदी में यौगिक शब्दों के टुकड़े करें तो यहां पर आ जाएंगे कौन से दोस्तों, संधि आ गया, समास आ गया, प्रत्यय आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। ऐसे हम बात करें तो हिंदी में यौगिक शब्द कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। संधि के योग से बनने वाले शब्द, समास के योग से बनने वाले शब्द, प्रत्यय के योग से या उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे ये भी अपने सिलेबस में चारों के चारों दे रखे हैं और ये भी बड़े टॉपिक हैं, लगभग आदि व्याकरण कवर करते हैं ये चारों टॉपिक, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। और ये अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं। तो यहां पर आगे लिखा हुआ है कौन सा, योगरूढ़ शब्द लिखा है। अब इनमें एक शब्द पढ़ा हमने समास। समास जब पढ़ेंगे वहां आता है एक नाम आएगा बहुव्रीहि। कौन सा समास दोस्तों, बहुव्रीहि। अब ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इनमें बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में सही कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए बहुव्रीहि होता है कि बहुव्रीहि होता है। तो यहां दोस्तों शुद्धि अशुद्धि में आ जाए तो वह वाला सही होता है और वह वाला होता है क्या, गलत। तो बहुव्रीहि, अब समझिए बहुव्रीहि, ऐसे शब्द जो अलग से अर्थ प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात यहां पर समास में एक पद आता है बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि वाले जितने भी शब्द आएंगे उन सभी शब्दों को हम रचना के आधार पर क्या कहेंगे, योगरूढ़ कहने वाले हैं। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि रचना के आधार पर निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब यहां दे देंगे संधि, समास, प्रत्यय और एक संज्ञा। तो संज्ञा अलग हो गया है, संज्ञा आएगा रूप परिवर्तन के आधार पर। तो ऐसे चार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी व्याकरण पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार कॉमन सेंस का प्रश्न पूछ लेते हैं और वही यहां से सही रहने वाला है। तो दोस्तों यहां देखिए योगरूढ़ शब्द, बहुव्रीहि समास वाले सभी उदाहरण किस में आएंगे, योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर से समझिए, व्युत्पत्ति मतलब कारण सहित जन्म, या उसको हम रचना कह सकते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होने वाले हैं, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ऐसे यहां पर यौगिक शब्दों में चलें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। ये भी अपने लिए चारों के चारों टॉपिक बड़े रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब इसी कड़ी में हम चलें आगे। तो आगे हम चलें दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर अर्थ के आधार पर शब्द, इस आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कौन से रहने वाले हैं वो हम देखेंगे आगे। तो इसमें देखिए आगे अर्थ के आधार पर शब्द रहेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं अर्थ के आधार पर, यहां लिख देता हूं अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर शब्द। अब ये अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से रहने वाले हैं दोस्तों, जैसे एकार्थी है, अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी, पर्याय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, विलोम शब्द। ऐसे ही मान लो शब्द आ जाए शब्द युग्म है। ऐसे और भी रहने वाले हैं शब्द युग्म, जो अपने व्याकरण में पीछे के पार्ट में ऐसे कैसे आते हैं। ये अर्थ के आधार पर शब्द रहने वाले हैं। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ रहे, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ, जैसे रोटी का एक ही अर्थ है रोटी, लेकिन शब्द आ जाए सारंग, सारंग के अलग अलग अर्थ हैं, तो दोस्तों अनेकार्थी हो जाएंगे। पर्यायवाची में एक शब्द जिसके अलग अलग कई प्रारूप देखने को मिलते हैं उसको पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द, उल्टे शब्द आते हैं। शब्द युग में 2 शब्द आएंगे एक जैसे और उनका हमें बताना होगा कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। जैसे समझाने के लिए हम देते हैं, एक शब्द आता है आदि और एक आता है दोस्तों कौन सा, आधि। इसका मतलब होता है आरंभ और इसका मतलब होता है आदत। तो ये शब्द युग में रहने वाले हैं, जो श्रुति सम
सुनने में समान से लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं। तो यहाँ पर हम इनको ले सकते हैं जो शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। विलोम शब्द में उल्टे वाले शब्द आते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने हो गए दोस्तों, ये रहने वाले हैं और ये भी अपने व्याकरण में दे रखे हैं। ऐसे ही हम चलें आगे। आगे लिखा है देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर। तो यहां पर अभी हमने पढ़ा कौन सा, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर ये फिक्स नहीं है, ये विभिन्न प्रकार देखे जा सकते हैं। आगे इसी कड़ी में हमने रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। देखिए दोस्तों, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अब रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी के जितने भी शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन दो प्रकार से देखा जा सकता है। इनके अंतर्गत दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो आते हैं अविकारी, एक तो कौन से आते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द आते हैं, और एक आते हैं कौन से, विकारी शब्द आते हैं, विकारी। या फिर हम विकारी और अविकारी कर सकते हैं। अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं, अवयव। ऐसे ये आते हैं दो प्रकार के शब्द। मतलब हिंदी में जितने भी शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन होता है। ये रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से हो गए, विकारी हो गए, और दूसरे कौन से हो गए, अविकारी। जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं उनको तो कहा जाता है क्या, विकारी कहा जाता है। और जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं उनको कहा जाता है अविकारी। तो ये पार्ट भी अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके अंतर्गत ये टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनको पूछा भी जाता है और यहाँ ये महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। विकारी शब्दों में हम देख सकते हैं, यहाँ विकारी शब्दों में, ये विकारी शब्दों के हम चार भेद कर सकते हैं। एक शब्द आता है जिसको संज्ञा कहते हैं, दूसरा शब्द आता है जिसको सर्वनाम कहते हैं। आगे हम चलें तो एक शब्द जिसको विशेषण कहा जाता है, विशेषण। और इसी कड़ी में हम चलें आगे तो एक शब्द जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक आ गया है क्रिया। अब यहाँ पर केवल हम समझने के लिए ये सिलेबस लिख रहे हैं जिसके माध्यम से हम सभी टॉपिकों को एक एक करके विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में आपका कभी भी यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही विस्तार से समझा कर आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे कैसे ये बनते हैं। विकारी, ऐसे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, लिंग वचन। अब यहां लिख देते हैं, देखो लिंग वचन, लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, उनको तो क्या कहेंगे, उनके रूप में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, उनको तो क्या कहेंगे, विकारी। और जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आएगा उनको क्या कहेंगे, अविकारी या अव्यय कहने वाले हैं। अ प्लस विकार प्लस ई से बना है, अ प्लस वे से बना है, जो खर्च नहीं होते। लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों को खर्च नहीं कर सकते वो शब्द अविकारी होते हैं, और जो बदल सकते हैं उनको कहा जाता है क्या दोस्तों, विकारी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कैसे ये बदलते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। सामान्य सी बात है, विकारी शब्द और विकारी शब्द कैसे बदलते हैं, एक हम चार्ट के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। यहां पर अभी अभी आपको बताया कि पहला विकारी शब्द जिसको कहा जाता है क्या दोस्तों, संज्ञा। यहां पर दूसरा विकारी शब्द जिसको कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। यहीं पर एक आता है जिसको कहा जाता है क्या, विशेषण कहा जाता है, विशेषण। और एक होता है कौन सा दोस्तों, क्रिया होता है। कौन सा होता है, क्रिया। तो यहां पर संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द में ले लेते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देते हैं और जिनको हम मन से महसूस कर सकते हैं वो सभी संज्ञा है। आप भी संज्ञा हो, मैं भी एक संज्ञा हूं। हमें जो दिखाई दे रहा है वो भी संज्ञा है, और जो दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देख सकते हैं, वो भी मित्रों संज्ञा रहने वाला है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चा शब्द लिखा है
और बच्चा को हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो ये शब्द बन जाता है क्या, बच्ची बन जाता है। तो देखिए इनके रूप में परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो आप कहोगे सर आया, इसी वजह से ये विकारी है। तो बच्चा से बच्ची और बहुवचन में करेंगे तो ये शब्द रहने वाले हैं क्या, बच्चे रहने वाले हैं। तो बच्चा, बच्ची, बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा शब्द एक संज्ञा है और संज्ञा रूप में परिवर्तन आ रहा है, विकार हो रहा है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द को हम देख लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारा। अब तुम्हारा को हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो तुम्हारी रहने वाला है, तुम्हारी, और इसको हम बहुवचन में करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे रहने वाला है। तो मित्रों देख लो आपके सामने लिखा हुआ है सर्वनाम शब्द के रूप में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, परिवर्तन। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, विकारी। विशेषण को देखते हैं, इन दोनों शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताएगा या इनके बारे में जो कहेंगे, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो भी हम कहेंगे वह विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों, विशेषण माना जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहां पर सुंदर बालक, कैसा बालक, सुंदर बालक। ऐसे ही मान लो अच्छा बालक है, कैसा बालक है, अच्छा, या अच्छा बच्चा। तो यहां पर देख लो इसी शब्द से जान लेते हैं, शब्द लिखा है अच्छा। अब अच्छा को हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो दोस्तों क्या रहने वाला है, अच्छी रहने वाला है। और इसको हम बहुवचन में करेंगे तो यहां रहने वाला है क्या, अच्छे रहने वाला है। ऐसे ही हम बात करें क्रिया, जैसे मान लो पढ़ता लिखा है, पुल्लिंग के लिए आता है, और ऐसे ही पढ़ती लिखा है, स्त्रीलिंग के लिए आता है, और पढ़ते लिखा है तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो मित्रों लिंग वचन के अनुसार बिल्कुल चारों के चारों शब्द क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इनके रूप में परिवर्तन आता जा रहा है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। और ये विकारी शब्द भी अपने व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत आते हैं। मतलब यह है कि लगभग मानो लगभग 40% व्याकरण यहां से बनने वाली है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप कहोगे सर 40% कैसे बनी, तो वो भी आपको समझा देते हैं। ऐसे बनी है मित्रों, संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, फिर सर्वनाम विस्तार से, विशेषण विस्तार से, और विशेषण के बाद में क्रिया। और क्रिया तो एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जा सकता है, जो अपने व्याकरण की सबसे बड़े टॉपिकों में से भी हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए क्रिया लिखा है, यहां पर देख लेते हैं क्रिया, और ये क्रिया है, इसको हम बात करें तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। ऐसे हम बात करें प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया होती है। और यहां पर हम बात करें तो यहां काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की रहने वाली है, 3 प्रकार की रहने वाली है। और इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिकों में है। और जब क्रिया को वाक्य में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं दोस्तों, वाक्य में, वाक्य में प्रयोग करने पर वहां पर उसको वाच्य कहा जाता है। और वाच्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रहने वाले हैं। तो ये देख लो बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया, अकर्मक, सकर्मक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम बात करें सामान्य क्रिया आ जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी, सास, फिर इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी, नाम धातु क्रिया आ जाएगी, और यहीं पर हम बात करें तो सहायक क्रिया भी आती है, सजातीय क्रिया भी आती है, और कर्दंत क्रिया भी आती है। तो ये 8 प्रकार की क्रियाएं पढ़ेंगे यहाँ। लेकिन ये बड़ा टॉपिक है काल वाला। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां हमें टेंस ये नाम सुनने को मिलता है, और हिंदी में होता है काल। ये काल होते हैं 3 प्रकार के, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो इन 3 प्रकार के कालों में भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, अलग अलग उनकी 5-5, 6-6 भेद ऐसे हम करने वाले हैं। तो ये काल वाला भी बड़ा टॉपिक है। तो आपको केवल ये समझाया जा रहा है कि यहाँ ये विकारी शब्द है क्रिया, और ये क्रिया का ये प्रारूप है, और आपके सिलेबस में ये दे रखा है। ऐसे ही हम चलें आगे मित्रों, इसी में अविकारी शब्द, अविकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, या इनको हम अवयवी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अविकारी या अवयवी।
इनको अविकारी या अव्यय क्यों कहा जाता है? अभी अभी आपको बताया कि जिन शब्दों को लिंग वचन के अनुसार बदल देंगे विकारी और नहीं बदलेंगे अविकारी। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि अविकारी शब्द कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहां पर हम ले सकते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण। ये भी हम बात करें तो क्रिया से ही समझ में आएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा एक नंबर पर। फिर इसकी में चलें आगे तो संबंध बोधक हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, या संबंध वाचक भी हम कर सकते हैं, संबंध बोधक या संबंध वाचक। तीसरे नंबर पर चलते हैं तो यहाँ दोस्तों समुच्च होता है, समुच्च वाचक या समुच्च बोधक भी इसको बोल सकते हैं। और यहीं पर हम चले आगे तो यहाँ पर मित्रों विस्मय बोधक होता है, विस्मय बोधक या विस्मय वाचक भी इसको कह सकते हैं। मतलब यह है कि ये अविकारी शब्द इस प्रकार से हम देखें तो ये चार प्रकार के रहने वाले हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मय बोधक। यहां हम देखें तो कैसे ये बदलते नहीं हैं, एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं कि मोहन कल आएगा। कब आएगा? कल। तो आने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण रहने वाला है। और कल आएगा तो कल ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि पुरुष के लिए कल आएगा और स्त्री के लिए कल ही आ जाएगा, नहीं, ये कल ही रहने वाला है। चाहे वो सीता आ रही है, चाहे वो राम आ रहा है, तो कल ऐसे कैसे रहेगा, यथावत रहने वाला है। इसी वजह से ये अविकारी माना जाता है। ऐसे ही मित्रों समुच्च बोधक में हम चलें, जैसे लिखा हुआ है राम और श्याम यहाँ आएंगे, राम और श्याम यहाँ आएंगे। तो ये और शब्द ऐसे कैसे रहेगा, चाहे राम और श्याम आए, चाहे गीता और सीता आए। ऐसे नहीं कि गीता आए स्त्रीलिंग आएगा तो ये और का और ही बन जाएगा, नहीं बनेगा दोस्तों, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज शब्द बिल्कुल क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज ही रहने वाला है। ऐसे नहीं कि घोड़ी तेजी दौड़ रही है, तो ऐसे ये क्रिया विशेषण में ये शब्द आते हैं तो तेज शब्द ऐसे कैसे रहने वाला है, अतः ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत माना जाएगा। समुच्च बोधक, संबंध बोधक, यहां पर हम बात करें तो ये और जो बताया आपको और ये समुच्च बोधक में आता है। इसमें आता है दोस्तों समुच्च बोधक में। संबंध बोधक में देख लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पर वाक्य में प्रयोग होकर अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, उनको संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। यहां पर संबंधवाचक में जैसे लिखा हुआ है घर के सामने गाय खड़ी है, तो मित्रों या तो के शब्द आएगा जो कारक माना जाता है, के सामने। यहां पर देखिए के सामने, अब ये के सामने ऐसे कैसे रहने वाला है, घर के सामने गाय खड़ी है, घर के सामने लड़की खड़ी है, घर के सामने आदमी खड़ा है, तो के सामने ऐसे कैसे आ गया है। और ये शब्दों में क्या कर रहा है दोस्तों, संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत रहने वाला है। जबकि और शब्द है ये किस में रहेगा, समुच्च बोधक में, जो समुच्च करता है, और है, अथवा है, या है। तो ऐसे शब्द ये बदल नहीं रहे हैं। ऐसे विस्मय बोधक है तो इसमें आता है जैसे आहा लिखा है, आहा मैं पास हो गया। अब ये आहा पास हो गया तो चाहे लड़की पास हो चाहे लड़का हो, सभी में आहा ऐसे कैसे रहने वाला है। अर्थात अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कितने प्रकार के, चार प्रकार के, और ये बदलते नहीं हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, अव्यय।